तो चलिए आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 यानी कि परिचय जो चैप्टर है उसका। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग जो इस वीडियो को जो क्या कीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा और वापस से आप इसको आप देखिएगा। ये आप वीडियो आप देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महामंदी कब हुआ था। तो याद रखिए जब महामंदी हुआ था वो हुआ था 1929 से 30 में। 1929 में दुनिया भर में महामंदी आया था। महामंदी में क्या हुआ था कि जो भी दुनिया भर में अर्थव्यवस्था वो ठप पड़ गया था। ना ही उत्पादन किसी वस्तु का हो रहा था, ना किसी वस्तु का बिक्री हो रहा था, ना ही वस्तु फैक्ट्री में बन रहा था, ना दुकान में से खरीद रहा था। इसी को मंदी कहते हैं। तो ये मंदी आया था 1929 में। निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अधीन कौन आता है, कृषि। कृषि में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमेशा याद रखिएगा कृषि आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपको उद्योग धंधा। और तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार भी शामिल होता है। आपको व्यापार हुआ, शिक्षक बन गया वो हुआ, आपको जो भी आप काम कर सेवा दे रहे हैं वो सेवा होता है तृतीय क्षेत्र में। और देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें से हम लोग जानते ही हैं तो पहला क्षेत्र में कौन आता है, कृषि आता है, खनन वगैरह आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग धंधा यानी किसी वस्तु को बनाना आता है। तो देखिए तो इसमें ऑप्शन में क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है खनन। खनन मतलब क्या हुआ, आपको खोदना, तो खोन कर निकालना कोई ज़मीन से, वो भी आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और देखिए दूसरा में निर्माण, तो निर्माण जो आता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए और तीसरा में संवाद वाहन, संवाद वाहन आपको तृतीय क्षेत्र में आ गया। और चौथा में क्या कर रहा है, पशुपालन, तो पशुपालन आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवाद वाहन। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा संवाद वाहन। माइक्रोस किससे संबंधित है। तो देखिए माइक्रोस मतलब होता है आपको माइक्रो, माइक्रोस का अर्थ शॉर्ट में लगा लीजिए माइक्रो। और माइक्रो का अर्थ क्या होता है, छोटा। छोटा कौन सा अर्थशास्त्र हुआ, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसका कौन सा भाषा से लिया गया, ये सब ग्रीक भाषा से लिया गया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र कौन सा है। तो पहला नंबर क्या कर रहा है, मूल्य निर्धारण, उत्पादन, फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग है, इनमें सभी। देखिए जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, किसी वस्तु का मूल्य निकालता है। दूसरा क्या करता है, उत्पादन फलन करता है। वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग, कितना संसाधन का वितरण हो रहा है, ये सब चीज़ देखता है। और ये तीनों इसका गुण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। देखिए सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण दुर्लभता। देखिए हमारे पास संसाधन सीमित, संसाधन दुर्लभ है और आवश्यकताएं क्या है, अनेक है, अनगिनत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लभता। संसाधन हमारे पास दुर्लभ मतलब कम है। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जो लोग हैं वो जानकार हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा जनता के कल्याण को अधिकतम करने का। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा कल्याण की बात किया जाए, जनता कल्याण, देश कल्याण की बात की जाती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जानने वाले लोग क्या करने का प्रयास करता है, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करता है। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। मतलब किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की बात किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की बात किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पत्ति का साधन और संपत्ति होता है, उत्पत्ति का साधन यानी कि उत्पादन का साधन और जो संपत्ति होता है वो निजी व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथ में होता है, संस्था के हाथ में होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। तो याद रखिए मिश्रित, देखिए कोई भी देखिए अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या कभी पूछे, याद रखिएगा केंद्रीय समस्या 3 होता है का निर्धारण, कि होता है उसमें होता है कि क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और किसके लिए किया जाए। और वो भी जो समस्या होता है उसका निदान किसके किसके द्वारा होता है। तो देखिए बाजार तंत्र द्वारा होता है, योजना तंत्र द्वारा होता है, कीमत पर नियंत्रण द्वारा होता है, इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निहित होती है। किसी भी वस्तु, याद रखिएगा किसी भी वस्तु जो होता है उसका अगर हम लोग को दाम निकालना है, उसके दाम के बारे में रिसर्च करना है, तो जो भी किसी वस्तु का मूल्य के बारे में कभी भी रिसर्च करने की बात हो ना, तो हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। और किसी पूरे देश भर के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी निकालना हो, समूह देश के आय रोजगार बारे में, तो वो हो जाएगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र में।
इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस नामक पुस्तक है, ये जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखा गया है, या फिर शॉर्ट में कीन्स लिखा होगा तो कीन्स पर मारिएगा, ठीक। निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है इसका, सीमित संसाधन, अनंत इच्छा, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग है इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। देखिए हमारे पास जो संसाधन होता है वो सीमित होता है, लेकिन हमारे पास आवश्यकताएं क्या होती है, अनगिनत होती है, अनेक होती है। तो इसीलिए हमारे पास जो संसाधन है उसी का हम लोग उत्कृष्ट उपयोग करना, यही सबसे बड़ा समस्या होता है। आपके पास मान के चलिए आपके पास पैसा है 100 रुपया, आपको कलम कॉपी किताब खरीदना है, आपको कलम और कॉपी खरीदना है, तो आप बाज़ार में जाएंगे तो आप देखेंगे ना हमारे बजट में कितना कॉपी और कलम, कितना कैसा कॉपी और कलम ले कि हमारे बजट में हो जाए, हमारे बजट वो है ना उत्कृष्ट उपयोग हो पाए, अच्छा उपयोग हो पाए। तो ये सबसे बड़ा समस्या होता है। अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या करें, कानून लागू करना, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, लाभ कमाना और सामाजिक कल्याण का कार्य करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ। इसका आंसर हो जाएगा आपको लाभ कमाना। देखिए जो हमारा अर्थ सरकार होता है वो ये नहीं चाहता कि लाभ कमाना, वो उसका काम होता है कानून लागू करना होता है, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना होता है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण मतलब क्या हो गया, रोड बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब हो गया आपको आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा हो गया लाभ कमाना। तो हमारा जो सरकार का उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार का उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो देखिए उसका ऑप्शन क्या करा, व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमतें, और डी करा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन आय कीमतों का स्तर। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। देखिए कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? उसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्पादन आय तथा कीमतों का स्तर। वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आय और कीमत हो ना उसका अध्ययन करता है, ना कि किसी व्यक्ति और किसी निश्चित व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति और किसी एक कंपनी का अध्ययन करता है। निम्न में कौन महामंदी का लक्षण है? तो देखिए महामंदी का लक्षण क्या कर रहा है इसमें, देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, बढ़ती बेरोजगारी दर, बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, उत्पादन में गिरावट, कीमत का बढ़ता स्तर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन महामंदी का लक्षण नहीं है। तो देखिए वो ऑप्शन में जो कह रहा है बढ़ती बेरोजगारी दर, बाजार में वस्तुओं की कमी, उत्पादन में गिरावट, ये सब जितना दे रहा है ये तीनों ABC ये सब जो दे रहा है आपको, ये तीनों महामंदी का लक्षण है। महामंदी में यह होता है कि बेरोजगारी बढ़ जाता है। बेरोजगारी कैसे बढ़ता है, कंपनी में काम नहीं होता है, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता है, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगा तो पैसा रुपया होगा नहीं लोगों के पास, पैसा रुपया होगा नहीं, किसी सामान का बिक्री नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा, उत्पादन में भी गिरावट हो जाएगा। तो इसमें डी नंबर क्या करा, बढ़ता कीमत का बढ़ता स्तर। तो जब उत्पादन नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा तो कीमत क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में क्या करा है, कीमत का बढ़ता स्तर, लेकिन ऐसा कीमत का बढ़ता स्तर नहीं होगा महामंदी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो देखिए अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व होता है वो होता है परिवार क्षेत्र के पास, याद रखिएगा परिवार क्षेत्र के पास वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का आपको स्वामित्व होता है। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था में निवेश कार्य उत्पादन क्षेत्र यानी कि कंपनी यानी कि फर्मों द्वारा किया जाता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? याद रखिएगा एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो देखिए आर्थिक समस्या किस तथ्य की समस्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, चुनाव की समस्या होती है कि उपभोक्ता चयन की होती है कि फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्या किस चयन की समस्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव की समस्या। देखिए आप बाजार में जाइएगा, आपके पास 100 रुपया, आपको सामान सब खरीदना, सब्जी खरीदना, सामान सब खरीदना है, आपके पास चुनाव करने की समस्या होती है ना, आप ये सामान ले ले कि वो सामान ले ले, इसका इतना क्वांटिटी मिले कि इतना क्वांटिटी मिले, ये आपके पास समस्या होता है ना चुनाव का। तो ये आर्थिक समस्या का मूल्य कारण क्या है? चुनाव की समस्या। सबसे पहले माइक्रो शब्द का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कौन है? रैगनर फ्रिश। तो याद रखिएगा पूछ सकता है क्वेश्चन आपको कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कौन थे? उसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश। किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो देखिए पूछ रहा क्वेश्चन कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संस्था भी होता है और सरकारी संस्था भी होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे अपना देश भारत में सरकारी चीज़ भी है और प्राइवेट चीज़ भी है, तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? देखिए आपको ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आपको दे सकता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या फिर समस्याएं कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
सॉरी ये छोड़िए, गलती बोल दी आपको। देखिए अर्थव्यवस्था की समस्या कौन है, केंद्रीय समस्या नहीं, समस्या कौन है। तो देखिए अर्थव्यवस्था की समस्या, ऑप्शन क्या करा, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए ये साधनों का कुशलतम उपयोग। देखिए आपके पास जो साधन होता है वो सीमित होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसे कैसे कुशल उपयोग करें, कैसे अच्छा उपयोग करें, यही सबसे बड़ा इसका समस्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है। कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति एवं निजी उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या निजी संस्था का उत्पादन के साधन और संपत्ति पर अधिकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही किसी व्यक्ति या संस्था के पास संपत्ति एवं उत्पादन के साधन होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका करता है, व्यक्तिगत इकाई का, यानी कि व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का, किसी कंपनी का अध्ययन करता है। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं क्या, सीमित, असीमित, सीमित, न तो सीमित, न तो असीमित, न तो सीमित, असीमित, न तो सीमित। देखिए किसी भी व्यक्ति के पास, मान के चलिए आप व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति ही है, आपके पास संसाधन क्या होगा, सीमित ही न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमित। देखिए कह रहा न तो असीमित, असीमित सब कुछ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सीमित। किसी भी व्यक्ति के पास पैसा और रुपया सीमित होता है, लेकिन आवश्यकताएं अनंत होती है। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है। आपको देखिए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें केंद्रीय समस्या, जो उसमें समस्या आता है अर्थव्यवस्था में, उसका समाधान कौन करता है, पूंजीपतियों द्वारा। पूंजीपति लोग ही जो केंद्रीय समस्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका समाधान करता है। वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांग की मात्राओं को दर्शाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता मांग अनुसूची। याद रखिएगा, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता मांग अनुसूची। देखिए कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति उपभोग करता है, जैसे हम आप लोग हुए उपभोक्ता हुए, तो बाजार में जिस चीज़ का मांग किए तो उस चीज़ को मांग जिस चीज़ आप किए तो उस चीज़ को आप एक चार्ट में, ग्राफ में दिखाया गया, जो उस ग्राफ में जो सूची में दिखाया गया उसी को उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र का अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको असीमित आवश्यकताओं। देखिए कह रहा है कि कौन सा आपको आर्थिक क्रिया होती है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। देखिए आपके पास आवश्यकताएं अनगिनत है लेकिन संसाधन सीमित है, तो वही देखिए असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो असीमित आवश्यकता के पास बहुत सारा आवश्यकता है तो उससे जुड़ी आप क्या है, आर्थिक क्रिया की यह दर्शाया जाता है अर्थव्यवस्था में। और आपके पास सीमित संसाधनों से जुड़ी क्रियाएं, आपके पास कितना सीमित संसाधन है उसे आप कितना अच्छा उपयोग कर लिया जाए, ये आपको दर्शाता है आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ये दोनों आपको ये दोनों हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ जाएगा कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आता है, तो उसका आंसर लिखिएगा सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और असीमित आवश्यकता साधनों, असीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी क्रियाएं। और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो देखिए उत्पत्ति का साधन हम लोग जानते हैं भूमि, श्रम और पूंजी होता है। तो इसका आंसर इसमें से ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, भूमि है, श्रम है, मुद्रा है, पूंजी। तो देखिए मुद्रा जो इसमें है ना नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुद्रा वो पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। देखिए पूंजी किसको कहते हैं, देखिए पूंजी दो प्रकार का होता है, चल होता है, अचल होता है। देखिए पूंजी आपको जमीन भी हो गया, जमीन क्या हुआ, अचल हुआ पूंजी। वो आप उसको थोड़ी लेकर घूमिएगा, जमीन को फिक्स है, वो भी एक पूंजी ही है। तो जो मुद्रा भी है वो पूंजी के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मुद्रा यहाँ पर नहीं लिखाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर पे पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को लिखिए और उन्हें बताएं। तो देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 प्रकार का होता है, क्या उत्पादन हो, मतलब कि किस चीज़ का आप उत्पादन करें, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या कर रहा है, कैसे उत्पादन हो, यानी कि उत्पादन कैसे किया जाए किसी वस्तु का, और तीसरा क्या कर रहा है, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, मतलब जो भी चीज़ आप, पहले बात है कि आप उत्पादन किस वस्तु का करें, और दूसरा नंबर क्या है, आप कैसे उस वस्तु को उत्पादन करें, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, या मान के चलिए आप उत्पादन कर लिए तो उत्पादित जो वस्तु है उसका वितरण कैसे हो, ये आपको तीसरा नंबर में आता है। तो देखिए 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती है। किसी वस्तु की क्या मतलब क्या बोलते हैं कि देखिए कौन सा वस्तु का उत्पादन किया जाए, उस वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, और उस वस्तु का वितरण कैसे किया जाए। ये 3 प्रमुख समस्या, ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा है,
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, या फिर 5 नंबर वाला में आपको जरूर पूछ सकता है। ये ज़्यादा चांस है पूछेगा ही पूछेगा। और आपको ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में तो है ही, इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है आपको। और वो जो क्वेश्चन 5 नंबर वाले में वो हर साल पूछता है, इसलिए क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो ये अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है। पहला है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। दूसरा है उस वस्तु का मतलब उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा है जब उत्पादन हो जाए तो उस वस्तु का वितरण कैसे किया जाए। तो इसमें कौन है केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? तो ये तीनों बताइए दिए हैं, तो इनमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। और देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें सभी का। तो जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति या किसी एक विशेष फर्म का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने? एक विशिष्ट फर्म का होता है। राष्ट्रीय उत्पादन का तो नहीं करता, वो तो समष्टि अर्थशास्त्र करता है। राष्ट्रीय आय का समष्टि अर्थशास्त्र करता है। इसलिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है वो अध्ययन क्या करेगा? एक विशिष्ट फर्म का। वह तालिका जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग रख लीजिएगा। एक विभिन्न तालिका पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता मांग अनुसूची। एक उत्पादक द्वारा विभिन्न तालिकाओं पर जिस वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? याद रखिएगा, जिस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र कीमत मतलब क्या? दाम, और नियोजन तंत्र में क्या? एडजस्टमेंट, ये दोनों मिलकर काम करता है उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। विभिन्न उत्पाद कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाले तरीका क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची। देखिए विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को तालिका दर्शाते हैं। देखिए बाजार में जैसे जाइएगा तो विभिन्न जो वस्तु है विभिन्न दाम पर बिकाता है ना, हर बेचने वाला विभिन्न दाम पर बेचता है हर वस्तु को। तो जो हर वस्तु को बेचता है कितना दाम पर कितना वस्तु मिलेगा, तो उसका जो ग्राफ बना, उसका जो एक बना रहता है ना, जैसे फोटो दिया रहता है। माने से आप रेस्टोरेंट में जाइएगा तो वहाँ पर लिखा रहता है ना, जैसे ये वाला आप खाना है तो इतना रुपये का है, ये वाला मिठाई मंगवाइएगा तो इतना रुपये लगेगा, ये वाला डिश मंगाइएगा इतना लगेगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि जो भी जितना भी जो बाज़ार में बेचने वाला लोग होता है वो बता देता है अपना मूल्य, अपना प्रोडक्ट के सामने कितना का कितना लगेगा। तो उसी जो कहते हैं, जो आपके सामने जो दिया था फोटो, तो उसको क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या नहीं है? तो हम लोग जानते हैं क्या उत्पादन हुई है केंद्रीय समस्या है, किसी विधि से उत्पादन हुई है इस केंद्रीय समस्या, मतलब कैसे उत्पादन हुई समस्या है, किसके लिए उत्पादन या फिर कैसे वितरण किया जाए जानते हो है समस्या। लेकिन विदेश व्यापार कैसे बढ़े ये केंद्रीय समस्या में नहीं आता है, इसलिए ये बड़ा टिक हो जाएगा आपको। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाले तालिका को क्या कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची। मतलब विभिन्न कीमतों पर बाजार में जो उपभोक्ता जिस वस्तु को जाकर खरीदता है, किसी वस्तु सबको, तो जो वस्तु का जो तालिका हो गया, कौन कौन वस्तु खरीदता है, जो जिस 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 मतलब लिस्ट में वो वस्तु को दिखाया जाए कौन कौन वस्तु खरीद रहा है, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची। याद रखिएगा, इस बारे जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन सब इसको आप रट लीजिएगा, समझ गया। देखिए अर्थव्यवस्था की वर्गीकृत किया था किसमें? पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजित और समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, या इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, पहला पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लोग प्रयास क्या करते हैं? अपने संसाधनों का बेकार उपयोग करना, अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करना, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करना, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं कि आपके पास कोई भी संसाधन, जैसे पैसा रुपया आपके पास हो, आपको चाहते हैं ना कि आपके पैसा रुपया आपके पास हो तो उसका एकदम उत्कृष्ट उपयोग करे, सबसे बढ़िया उपयोग करे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करना। उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त क्या किया जाता है? जब वो वस्तु और रुचि, देखिए आप जब बाजार जाते हैं तो अपने उपभोग के लिए जो वस्तु खरीदते हैं तो चयन करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं कि वह रुचि व अभिरुचि, मतलब किसान चयन करते हैं, मतलब आपको जो रुचि है जिस वस्तु में, आप जिस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है वही वस्तु लेते हैं, कि वह रुचि अभिरुचि के विरुद्ध लेते हैं, कि मतलब आपकी रुचि अभिरुचि नहीं है उसके विरुद्ध लेते हैं। या फिर जब वो अपने रिश्तेदार आपका कोई कहा कि ये ले लो तो उस हिसाब से ले लेते हैं, कि अपने भावनाओं के अनुरूप, मतलब भावनाओं के विरुद्ध लेते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने रुचि और अभिरुचि के हिसाब से। मतलब आप जब बाजार में गए, आपको मान के चलिए खरीदना है, आपको आइसक्रीम खरीदना है,
आपको आइसक्रीम खरीदना है, आप बाजार में गए, मान के चलिए आप आइसक्रीम छोड़ दीजिए, आप मान के चलिए आपको होटल में गए, आपको खाने का मन है, आपको केक खाने का मन है, आपको केक खरीदना है, लेकिन आपका जो परिवार वाला लोग कह रहा है, दोस्त कह रहा है कि इसके जगह आप लोग क्या बोलते हैं, आप बिस्किट खा लो, तो बिस्किट खाइएगा नहीं ना, आपको जो अभी रुचि है वही ना पूरा कीजिएगा, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से ना सामान खरीदिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी कभी आदर्श विज्ञान। तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का भी रट लीजिएगा। तो ये कहा था आपको, फ्रीडमैन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था कभी कभी वास्तविक विज्ञान होती है और कभी कभी एक आदर्श विज्ञान भी। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है। तो इसका कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है वो है जेबी से, याद रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है कौन सा, व्यक्तिगत इकाई। हम लोग याद है व्यक्तिगत इकाई मतलब एक छोटा सा कोई दुकान दौड़ी कुछ भी रोजगार के, वो छोटी इकाई चल वो भी रोजगार वही हो गया। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण मतलब किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना, उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें, यानी कि उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता मतलब कोई, जैसा आप ही उपभोक्ता है, आप जो बाजार में जाकर चीज़ खरीदे तो वो हो गया विक्रेता और आप हो गए उपभोक्ता। तो आप उपभोक्ता हुए तो आपका जो आपके बारे में कौन रिसर्च करेगा, तो वो करेगा आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, इसका कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत बताता है, किसी वस्तु की कीमत निकालता है ना, इसलिए इसका नाम कीमत सिद्धांत रख दिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है, देखिए कि वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी काम व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। किसी वस्तु की कीमत निकालता है, साधन की कीमत निकालता है, कल्याण का भी बात करता है, इसलिए उपयुक्त सभी। उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है, हम लोग जानते हैं कि उत्पादन निम्न 3 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, और एक है उद्यम, तो इसमें से वो नहीं है, तो उसमें से सभी दिया हुआ है, उपयुक्त में सभी। आर्थिक क्रियाओं को दो अध्ययन के आधार संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न से किसने विभाजित किया। तो देखिए अर्थशास्त्र को अच्छे से समझने के लिए अर्थशास्त्र को 2 भागों में समष्टि और व्यष्टि में किसने विभाजित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश, याद रखिएगा। रैगनर फ्रिश ने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को बांटा। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा जाता है, या फिर देखिए अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा जाता है, किसने कहा था। देखिए अगर ऐसे भी पूछ सकता है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसने कहा था, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान ये कहा था आपको रॉबिन्स ने कहा था, याद रखिएगा रॉबिन्स होगा, रॉबिन्स इसका समझ गया, रॉबिन्स इसका आंसर होगा, रॉबिन्स। यहाँ पर चयन गलती से लिखा गया लेकिन इसका आंसर रॉबिन्स होगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा का जन्मदाता कौन है, तो अर्थशास्त्र कल्याण संबंधित जो परिभाषा था, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान, याद रखिएगा अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान यानी कि कहा था, वो कहा था एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान ये कहा था आपको मार्शल ने, और अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान ये कहा था आपको रॉबिन्स ने। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल। और व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन करता है, व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, इनमें सभी हो जाएगा। अंग्रेजी में शब्द मैक्रो का ग्रीक भाषा में मैक्रो से लिया, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यापक। देखिए मैक्रो हो जाएगा तो व्यापक यानी कि आपको समष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रो कहा होगा तो यानी कि छोटा यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा कीमत के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में निर्णय लिए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, और राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा, इस सब का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। पूरक मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, जिसमें बता रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक क्यों है, इसे एक्सप्लेन करें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पूरक हैं क्योंकि एक के बिना एक दूसरे काम नहीं चलेगा। बहुत सारा सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री, उसने कहा था कि अगर आपको एक विषय का ज्ञान है दूसरे विषय का ज्ञान नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है, उसका आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें समाज का, व्यक्ति का हित के बात कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या करता है, किसका अध्ययन करता है, विशिष्ट फर्मों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित क्या होती है, व्यक्तिगत इकाएं, छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्यधारण, उपयुक्त में सभी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, ये सब जानिए रहे, क्वेश्चन रिपीटेड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया था, रिपीटेड क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर निम्न में किसका अध्ययन किया है, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त में सभी हो जाएगा।
उत्पादन के निम्न में से कौन कौन साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, हम लोग जानते ही हैं। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। माइक्रोज शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रोज। माइक्रोज मतलब छोटा, यानी कि समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो बोलेगा यानी कि व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र, वो भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने विभाजित किया? रैगनर फ्रिश ने। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। सीमित साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं पर विचार किसने किया? तो ये अगर ये पूछ दिया तो लिखिएगा आंसर रॉबिन्स। और रॉबिन्स ने सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बारे में बताया, और उसने बताया कि इसलिए हमें अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहना चाहिए। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के अध्ययन की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? उसका आंसर हो जाएगा ए और बी। यानी कि देखिए अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित की जाती है? देखिए असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया। आपके पास आवश्यकताएं अनगिनत है, तो उससे जुड़ी आप आर्थिक क्रिया करेंगे ना, उससे जुड़ी आप काम करोगे ना उसको पूरा करने के लिए। दूसरा क्या है? सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया है। आपके पास साधन सीमित है, तो उससे क्या क्या आप आर्थिक क्रिया करोगे उससे, तो उसका अध्ययन करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र कल्याणवादी संबंधी परिभाषा किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? साधनों का आवंटन, कुशलतम उपयोग व आर्थिक विकास। उपयुक्त में सभी। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत। तो देखिए हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी आगे इसका ऑब्जेक्टिव सब आएगा, और इसका आगे का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं।